नमस्कार दोस्तों, 7 सितंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वैसे आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं दिखी, लेकिन 6 न्यूज़ तो है रेलिवेंट। पहली है, नेशनल डाटाबेस क्रिएटेड विद रिकॉर्ड्स ऑफ 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ फार्मर्स। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नेशनल फार्मर्स डाटाबेस को क्रिएट किया है जिसमें देश के 5.5 करोड़ किसानों का डाटा दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि भाई इतने किसानों का डाटा सरकार के पास पहुंचा कैसे? तो भाई पीएम किसान स्कीम चलाता है सरकार, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इन सब स्कीमों के अंदर किसान का डाटाबेस तो केंद्र सरकार के पास पहुंचता ही है ना। तो इन डाटाबेस के आधार पर 5.5 करोड़ फार्मर्स को नेशनल फार्मर डाटाबेस में जोड़ दिया गया। अभी लगभग आप कह सकते हो कि 2.5 करोड़ फार्मर्स को जोड़ने का स्कोप और है। तो 22 दिसंबर 2021 8 करोड़ फार्मर्स को नेशनल फार्मर्स डाटाबेस में जोड़ दिया जाएगा, बशर्ते यहाँ पे जो राज्य की सरकारों के लैंड रिकॉर्ड डाटाबेस है वो केंद्र की सरकार को अवेलेबल हो जाए। वो हो ही जाएंगे अवेलेबल। अब देखिए, अगर केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों से बोलेगी कि आपके जो लैंड रिकॉर्ड डाटाबेस है उसके हिसाब से फार्मर्स का हमको अकाउंट दीजिए, तो देना ही पड़ेगा राज्य की सरकार को। और ओवरऑल इन सारे के सारे फार्मर्स डाटाबेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा ताकि इनमें साइंटिफिक रिसर्च लाई जा सके, इनके बारे में ज्ञान पाया जा सके और उसके हिसाब से फिर इनको मदद की जा सके। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेट से ये भी बोला है कि भाई अपना खुद का लैंड डाटाबेस, अपना खुद का फार्मर्स का डाटाबेस बनाओ। उस फार्मर्स के डाटाबेस को जो नेशनल लेवल पे जो नेशनल फार्मर्स डाटाबेस है इसके साथ सिंक्रोनाइज करो, लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से बनाओ। ये जो कर्नाटका का मॉडल है डिजिटल लिटरेचर का, इसको फॉलो करो। अब ये सब राज्य की सरकारों को क्यों बोल रही है केंद्र की सरकार? अब इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का ये जो मॉडल है, कर्नाटका मॉडल ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर, को समझना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने यूएस टेक्जाइन माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजिटल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया जाएगा इसमें? तो ये जो कर्नाटका की सरकार और माइक्रोसॉफ्ट का जो ओवरऑल कोलैबोरेशन है, इससे जो छोटे फार्मर्स हैं इनको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो समझिए, एक छोटे फार्मर का जो डाटा है वो राज्य की सरकार के पास अवेलेबल होगा, केंद्र की सरकार के पास अवेलेबल होगा। तो उस डाटा में लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर फार्मर के पास भाई कितनी ज़मीन है, इसने अपनी ज़मीन पे पहले क्या क्या खेती की है, उसके अगेंस्ट में कितना इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर क्लेम किया है, कितनी इसने फर्टिलाइजर सब्सिडी ली है, कितनी इसने ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी ली है। तो इस बेस पे, इस सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि एक्चुअली में इस फार्मर को हम क्या प्रोवाइड करें कि ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो यही है यहाँ पे, टारगेटेड सर्विस डिलीवरी विद हायर एफिशिएंसी इन अ फोकस एंड टाइम बाउंड मैनर। यही है बेसिकली पूरा का पूरा टारगेट नेशनल फार्मर्स डाटाबेस को बनाने का। और इसको प्रपोज्ड एग्री स्टैक डिग्री डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। मैंने पहले आपसे इस एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ ऑलरेडी बता रखा है। ये जो एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें यही किया जा रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डाटाबेसेस की मदद से जितने भी फार्मर्स हैं उनका डाटा सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया जाएगा। इसमें फार्मर को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आईडी दी जाएगी और इस आईडी के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि उस फार्मर की पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, वो कितना लैंड ओन करते हैं, कहाँ पे ओन करते हैं, उस पर क्या उगाते हैं, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स कैसी हैं। और इस यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन को आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे वो फार्मर अपना आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो एग्री स्टैक का रिलेटेड डाटा है एग्रीकल्चर का, वो भी सामने आ जाएगा और सरकार के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि इसको भाई अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है। तो एग्री स्टैक एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए, जो कि एंड टू एंड सर्विसेज, फार्मिंग सेक्टर में जितने भी प्रकार की सब्सिडी और मदद की जरूरत होती है फार्मर्स की, वो इस एग्री स्टैक के थ्रू फार्मर को अवेलेबल करवा दी जाएगी। सेंटर के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर ये एग्री स्टैक आता है। ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बोलना है कि भाई आप ऐसे कैसे बिना कुछ पूछे या बिना कुछ डिस्कस किए फार्मर का डाटा इस्तेमाल कर रहे हो। केंद्र सरकार का सिंपल लॉजिक है कि भाई फार्मर आत्महत्या कर रहा है, तो उसकी पर्सनल डाटा हम पहले बचाने पे ध्यान दें या फिर हम उसकी मदद करें। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि डाटा को जब यूज़ करने की बात आती है तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर भी बात होने लगती है।
तो अब वो प्राइवेटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज़रूरी हैं कितने नहीं है, वो तो अब देखिए अपने अलग अलग परसेप्शन पे डिपेंड करता है। फार्मर वगैरह को तो क्या ही छुपाना है, उनको तो वैसे सिर्फ मदद की ज़रूरत है कि भाई उनको सही समय पे सरकार से मदद मिल जाए। तो अगर इस प्रकार के प्रोग्राम से सरकार से मदद मिलती है, देन डेफिनेटली इट विल बी अ बून फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड रूरल एरियाज। जीएस पेपर 3 में ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। अगर ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन बटन दबाएं, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कर्स हैव राइट टू सिट तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु की सरकार ने रिसेंटली आप कह सकते हो कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। लेबर वेलफेयर मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट सीवी गणेशन साहब ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। उस बिल के थ्रू वो तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1947 को अमेंड कर रहे हैं और इसमें एक सब सेक्शन जोड़ रहे हैं टू मैंडेटरीली प्रोवाइड सीटिंग फैसिलिटीज फॉर द स्टाफ। तमिलनाडु में जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी शॉप्स हैं, जो भी एस्टैब्लिशमेंट है छोटे या बड़े, जहाँ पे लोग जाके काम करते हैं, और खासकर यहाँ पे टेक्सटाइल शोरूम्स और ज्वेलरी शोरूम्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको लगातार खड़े होना पड़ता है। तो यहाँ पे केरला के एग्जाम्पल से एक चीज़ पकड़ी गई है कि भाई ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जाके इन शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, पूरे दिन अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, इनको बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है, और अगर जब टाइम मिल भी गया तो आप कह सकते हो समय नहीं मिलता, या फिर कह लो सीट है ही नहीं वहाँ पे। तो कुल मिला के इनको टाइम भी मिले और थोड़ा बहुत सीट भी मिले। देखिए टाइम हल्का फुल्का इंसान को मिल जाता है, बैठने की जगह होनी चाहिए। तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ पे वर्कर्स जाके काम करते हैं तमिलनाडु के अंदर, अब उन इस्टेब्लिशमेंट को मैंडेटरी सीटिंग फैसिलिटीज लेके आनी है। मतलब किसी भी हाल में एम्प्लॉयज की बैठने के लिए जगह हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी फैक्ट्री में अगर 5,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 5,000 सीटें खरीदनी पड़ेंगी, नहीं, बट कम से कम 400-500 सीटें तो खरीद के रखो, ताकि समय समय पे इंटरचेंज करके ये एम्प्लॉयज बैठ के थोड़ा तो आराम कर सकें। तो ये जो प्रपोज सेक्शन 22A है आपका तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1947 का, ये क्या बोलता है? द प्रीमाइसेस ऑफ एवरी एस्टैब्लिशमेंट शैल हैव सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज सो दैट दे मेक एडवांटेज of any opportunity to sit which may occur in the course of their work and thereby avoid on their toes situation throughout the working hours। काम करते वक्त जब भी इन वर्कर्स को समय मिले, उस समय के हिसाब से वो बैठ के थोड़ा आराम कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लगातार पागलों की तरह खड़े काम करते रह जाएंगे तो उनको अलग अलग प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और दिस इज एक्चुअली नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर लेबर कोड्स। तो भैया थोड़ा बैठ के आराम करना हर वर्कर का एक बेसिक ह्यूमन अधिकार है, और उसके लिए कम से कम सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। ये कुछ कुछ केरला की तरह हो रहा है। केरला में भी जो टेक्सटाइल शोरूम्स थी उसकी जो वर्कर्स थी वो धरने प्रदर्शन पे चली गई थी। उनका ये बोलना था कि भैया हमें राइट टू सिट मिलना चाहिए। तो उसके बाद केरला की सरकार केरला शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को 2018 में अमेंड करती है, और अभी का जो केरला लॉ है वो ये बोलता है कि उस स्टेट में जितने भी शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट हैं उनको मैंडेटरी सीटिंग अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, खासकर वुमेन वर्कर्स को, जो कि और स्पेसिफिकली सेल्स वुमेन को। तो केरला वाला तो अमेंडमेंट थोड़ा बहुत वुमेन के कंटेक्स्ट में, तमिलनाडु वाला सबके कंटेक्स्ट में, सबको सीटिंग फैसिलिटी अलाउ की गई यहाँ पे। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर तीसरी न्यूज है सुखेत विलेजर्स ट्रेड वेस्ट फॉर वेलनेस। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में 29 अगस्त को ये जो आपका बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लान चलाया गया है वर्मिंग कंपोस्टिंग का, इसकी तारीफ की गई है। एक्चुअली में बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक सुखेत विलेज है, और उस सुखेत विलेज में एक मॉडल चलाया गया जिसको सुखेत मॉडल बोला जा रहा है। इस मॉडल को चलाया गया है बाय द साइंटिस्ट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा, जो कि समस्तीपुर में। अभी ये मॉडल क्या है? इस मॉडल की खुद नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की। इस मॉडल के अंदर किसानों के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जितना भी गार्बेज और डंग पैदा होता है, डोर टू डोर जाके इस गार्बेज और डंग को इकट्ठा किया जाएगा। फिर इस गार्बेज और डंग को एक सेंट्रलाइज जगह पे लेके आया जाएगा, और फिर इसकी वर्मी कंपोस्टिंग की जाएगी, और वर्मी कंपोस्टिंग में इस गार्बेज और डंग को ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट किया जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वर्मी कंपोस्टिंग आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दिए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक वेस्ट को यूजेबल मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें अर्थवॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि अर्थवॉर्म्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो मिट्टी में अगर आप और गंदगी में अगर आप अर्थवॉर्म्स को छोड़ दो तो वो गंदगी को खा के फिर उसको एक्सक्रीट करके यूजेबल मैन्योर में बदल देते हैं। तो ये जो यूजेबल मैन्योर में बदल देना है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को,
ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि होगा क्या कि भाई डोर टू डोर जाके गंदगी इकट्ठी की जाएगी, आप कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट्स डंग इकट्ठा किया जाएगा, उसकी वर्मी कंपोस्टिंग करके उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में बदला जाएगा, इस ऑर्गेनिक मैन्योर में को मार्केट में बेचा जाएगा। इससे जो पैसा आएगा ना, उस पैसे से इन गांव वालों को फ्री में एलपीजी के सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे 4 बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और ये 4 बेनिफिट्स मोदी जी ने बोले। सबसे पहले तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एट होम और होम वेस्ट डिस्पोजल। तो जो भी डंग और वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं गांव के अंदर, वो भाई सेंट्रलाइज तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। डिस्पोज ऑफ कैसे हो जाएंगे? तो भैया ओवरऑल वर्मी कंपोस्टिंग करके उनको मैन्योर में बदल दिया गया। तो आप कह सकते हो उनका सस्टेनेबल यूज हो गया। इस मैन्योर को बेच के पैसा आया, वो पैसे से एलपीजी सिलेंडर खरीदे गए, और वो एलपीजी सिलेंडर्स लोकल फार्मर्स को प्रोवाइड कर दिए गए। तो ओवरऑल एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी साइकिल यहाँ पे शुरू की गई कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का सस्टेनेबल इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को भी बचा लिया और गांव वाले की मदद कर दी उनको एलपीजी सिलेंडर देके। और इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज की मोदी जी ने तारीफ की है। इस प्रकार के इनोवेशंस की डेफिनेटली हमको जरूरत है। ये जो सुखेत मॉडल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने चलाया है पूसा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये ब्रेन चाइल्ड है वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव का। ये वर्मी कंपोस्ट इंथुजियास्ट हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशंस में भरोसा रखते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में सस्टेनेबल तरीके से क्या करना चाहिए ताकि हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड को सुधार सकें, अपने फार्मर्स का बेनिफिट कर सकें, ओवरऑल रूरल एरिया का डेवलपमेंट कर सकें, उसमें आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स बहुत इफेक्टिवली आपके मेंस के नंबर को बढ़ा सकते हैं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में आपको न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लान टू सेटअप इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। कहां पे? पाक बे में। ड्यूगोंग की बात की जाए, देखिए पाक बे में जो मरीन कंजर्वेशन रिजर्व है ना, ये 500 किलोमीटर का इलाका कवर करेगा। तो ये जो ड्यूगोंग और सी काऊ होती है, ये एक इंडेंजर्ड मैरीन एनिमल होती है। इट इज फेसिंग एक्सटेंशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, सी पॉल्यूशन। सी ग्रासेस ये खाते हैं, इनके लिए जिंदा रहना जरूरी है, सी ग्रासेस होनी चाहिए, इसलिए समुद्र में रहते हैं। लेकिन समुद्र में पॉल्यूशन भी हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट गल्फ ऑफ मन्नार में भी फेंका जाता है, पाक बे में भी फेंका जाता है। तो ओवरऑल पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन की वजह से भी ड्यूगोंग मरते हैं। आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के बीच में यहाँ रामेश्वरम दिख रहा है, इसके ऊपर है पाक बे, उसके नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक बे में बन रहा है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है ड्यूगोंग और सुकाओ। ये नजर आ रही है आपको ड्यूगोंग और सुकाओ। इसकी एक डॉल्फिन लाइक टेल होती है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टेल थोड़ी डॉल्फिन की तरफ भी है। अलग ही प्रकार का स्कल है, देख सकते हैं किस प्रकार का टेढ़ा सा इसका स्कल है। टीथ पैटर्न भी इसका अलग है। इसके जैसा एक और जानवर हुआ करता था पहले, स्टेलर सी काऊ, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसका इतनी हंटिंग हुई कि अब वो खत्म ही हो गया है। लगभग 200 इंडिविजुअल्स ड्यूगोंग के रहते हैं इस पर्टिकुलर पाक बे वाले इलाके में। आईओसीएन ने इसको वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में रखा है, और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स ने इसके डेरिवेटिव प्रोजेक्ट्स को लिमिट कर रखा है या बैन कर रखा है। इंडिया में इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में रखा गया है। मिलती कहां कहां पे? तो गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाई जाती है और पाक बे में भी पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे की लोकेशन मैंने अभी आपको दिखा दी है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ये समुंदर में ही पाई जाती है। रीजन भी कि ये सी ग्रास खाती हैं और सी ग्रास इनको समुद्र में ही मिलेगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में न्यूज काम आएगी। फिर बात करते हैं व्हाट इज द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका को मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। एक्चुअली में सच में क्या श्रीलंका में फूड इमरजेंसी है? देखिए थोड़ी बहुत है, और थोड़ी बहुत वो इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। 30 अगस्त 2021 को गोटाबाया राजपक्षे ने क्या बोला कि भाई एक पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस लेके आए, कुछ इमरजेंसी रेगुलेशन लेके आए, और एसेंशियल फूड आइटम्स का लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन एक आर्मी जनरल को दे दिया गया। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल सरकार अब एसेंशियल फूड आइटम्स को खरीदेगी, जैसे कि पैडी, राइस, शुगर, वो सरकार खरीदेगी और ओवरऑल उसको नॉमिनल रेट्स पे लोगों को बेचेगी, ताकि इरेगुलरिटीज और होर्डिंग कम हो। और कोई होर्डिंग करता है तो उसको जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी खतरनाक इमरजेंसी आ कैसे गई? तो आ इसलिए गई है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों के अंदर डर है। इस प्रकार की इमरजेंसीज में एक्चुअली में शॉर्टेज हो या ना हो, लोगों का डर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो भड़बड़ा जाते हैं, और भड़बड़ाने के चलते होर्डिंग करते रहते हैं। तो एक इंसान जो कि पहले अपने घर के कंजम्पशन के लिए 2 किलो आटा खरीदने जाएगा, वो सोचेगा कि यार 20 किलो या 40 किलो आटा खरीद के रख लो,
बाद में पता नहीं आटा मिले ना मिले। तो ओवरऑल होर्डिंग होने लगती है और इस होर्डिंग के चलते फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक आदमी जो पहले 2 किलो खरीद रहा था वो 40 किलो खरीद रहा है। अब वो 40 किलो खरीदेगा तो शॉर्ट टर्म में किसी ना किसी के पास तो अनाज की कमी हो ही जाएगी ना, वो फिर बढ़ाने लगेगा। प्लस स्पेकुलेशन है यहाँ पे बहुत सारा। उसकी एक और रीजन है, श्रीलंका के अंदर ओवरऑल चीजों का प्रोडक्शन कम है, फूड प्रोडक्ट्स का, वो इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। तो चाहे पेट्रोलियम हो, शुगर हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, व्हीट हो, मेडिकल सप्लाई हो, इन सब चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका। एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं, एक पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस श्रीलंका को देख रही है। नवंबर 2019 में इनके फॉरेक्स रिजर्व से $7.5 बिलियन, 2021 जुलाई में ये $2.8 बिलियन पे आ चुके हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी डेब्ट रीपेमेंट, दुनिया भर से उधार उठा रखा है श्रीलंका में, तो उसका प्रिंसिपल और मुद्दल वापस करना है। प्लस पिछले एक साल में पैंडेमिक की वजह से इनके एक्सपोर्ट्स भी बंद हुए हैं। जो इनके लोग बाहर के देशों में जाके काम कर रहे थे वो वापस आ गए श्रीलंका के अंदर, जो कि बाहर के देशों में काम नहीं मिल रहा है, कोरोना के चलते मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं और टूरिज्म भी काफी रुक गया है। तो भाई इंडिया से और पूरी दुनिया से श्रीलंका में लोग घूमने जाते थे, अब जा नहीं रहे हैं, तो टूरिज्म से भी कमाई नहीं हो रही है। इसके चलते श्रीलंका की इकोनॉमी पिछले साल 3.6% गिर गई और श्रीलंका की सेंट्रल बैंक का बोलना है कि डॉलर के अगेंस्ट श्रीलंका की करेंसी 10% गिरी है। अभी श्रीलंका की करेंसी गिरी है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका के अंदर के लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, तो चीजें तो महंगी होंगी ही होंगी। समझिए आज की डेट में $1 के अगेंस्ट 200 श्रीलंकन रुपीज है। पहले हो सकता है 150 या फिर 170 श्रीलंकन रुपीज रहे होंगे। अब जब 170 श्रीलंकन रुपीज रहे होंगे तो ओवरऑल 170 से 200 श्रीलंकन, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। करेंसी डेप्रिशिएट करने की वजह से इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो गए, तो वो पेट्रोलियम और वो फूड आइटम्स जो कि पहले सस्ते में श्रीलंकन मार्केट में पहुंचे थे बहुत महंगे में पहुंचेंगे। और श्रीलंका के अंदर के लोगों की जो कमाई है, कमाई तो ना बढ़ी है, कमाई तो उतनी है, तो ओवरऑल चीजें महंगी हो गई हैं और उसके चलते ये क्राइसिस आ गई है। प्लस यहाँ पे राजा पाक्सा का एक और गलत डिसीजन रहा है, इन्होंने ऑर्गेनिक ऑनली अप्रोच की बात की है। तो उन्होंने बोला है कि अब श्रीलंका के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हो वो ऑर्गेनिक तरीके से करो। तो यहाँ पे किसानों ने बवाल कर दिया, किसान बोलने लगे, टी प्रोड्यूसर्स बोलने लगे कि भाई इतनी ड्रास्टिक तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे स्विच करोगे तो हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। हमें प्रोडक्शन के लिए ग्रेजुअल तरीके से आप ऑर्गेनिक में जाओ, समझ में आता है, लेकिन कुछ समय तक तो हमको पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स छिड़कने ही पड़ेंगे। आप बोलो एक दिन उठ के कि सीधे ही पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खत्म, अब सब कुछ ऑर्गेनिक होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास मिल्क नहीं है, शुगर नहीं है, राइस नहीं है, और उसके ऊपर से लगा दिया लॉकडाउन। 20 अगस्त को लॉकडाउन लगा दिया गया। श्रीलंका में कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो सरकार की तरफ से लॉकडाउन हो गया और उसके बाद से लॉकडाउन को 2 बार एक्सटेंड और किया जा चुका है। तो इसके चलते लोग घरों में बंद हो गए और वो परेशान हो गए। चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। राइस श्रीलंकन 120 रुपए प्रति केजी मिल रहा है, 44 रुपए। कॉमन वेजिटेबल्स ओनियन और पोटैटो 200 लंकन रुपीज प्रति केजी से ज्यादा का मिल रहा है। 1 किलो फिश 700 लंकन रुपीज से ज्यादा का मिल रहा है। तो ओवरऑल ये महंगाई बहुत हो गई, जिसके चलते लोग परेशान है। जनरल पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज, तालिबान क्लेम्स कंप्लीट कैप्चर और अफगानिस्तान पंजशीर। अफगानिस्तान के पंजशीर को तालिबान क्लेम करता हमने पूरा जीत लिया है। जो ओवरऑल नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है पंजशीर वाली, नॉर्दर्न लाइन्स 2.0, इनका ये बोलना है कि नहीं भाई पूरा नहीं जीता है, कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में हम लोग अभी भी हैं। पता नहीं है कि अहमद मसूद कहाँ पे, अमरुल्ला साले कहाँ पे, जो गवर्नर का ऑफिस था जहाँ पे अहमद मसूद बैठते थे, वो ऑफिस अब तालिबान के कब्जे के अंदर जा चुका है। इसके लिए मैंने कल कुछ वीडियोस भी बनाई थी, वो वीडियोस के लिंक, जैसे ये वीडियो बनाई थी एक, ये तीनों वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने देख रखी होगी, नहीं देखी है तो आप जाके देख लो ओवरऑल अभी रिसेंटली क्या चल रहा है पंजशीर वैली में अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, वो आपको पता चल जाएगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि अमरुल्ला साले तजिकिस्तान चले गए हैं, अहमद मसूद कहाँ फंसे हैं किसी को मालूम नहीं है। ओवरऑल पंजशीर वैली की अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन की बात करो तो अगर ये काबुल है तो इसके 150 किलोमीटर नॉर्थ में आपका पंजशीर वैली है। पंजशीर वैली इसको डिवाइड करती है। इस पंजशीर वैली के नॉर्थ में पंजशीर माउंटेन्स और साउथ में है कोहिस्टन माउंटेन्स। इन माउंटेन्स के टॉप पे हमेशा स्नो रहती है, तो स्नो होने की वजह से ओवरऑल जब भी कोई इन्वेडर ने इन्वेड किया पंजशीर वैली में, उसके लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। ये वैली अफगानिस्तान की मिलिट्री स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कोई भी जीत नहीं पाया। अगर तालिबान यहाँ जीतता है तो पहला होगा जिसने इसको जीता है। चूंकि पंजशीर वैली का जो आप कह सकते हो ओवरऑल जो इनलेट है, वो इनलेट बहुत नैरो है और उस नैरो के पास एक पंजशीर नदी बह रही है, अगल बगल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इधर जो खड़ा है वो आराम से पंजशीर वैली को डिफेंड कर सकता है।
हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास है ये पंजशीर वैली। जब सिविल वॉर हुआ था 1996 और 1990s में, उस समय पे ना सोवियत कब्जा कर पाया था और ना ही तालिबान कब्जा कर पाया था पंजशीर वैली के ऊपर। बट अब यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल गई हैं। ये पंजशीर वैली चारों तरफ से तालिबान से घिरा हुआ है, कहीं से भी इसके पास मदद नहीं पहुंच पा रही है। पहले तो बदख्शन प्रोविंस में नॉर्दर्न अलायंस थी, अब तो बदख्शन प्रोविंस में भी तालिबान का कब्जा है। तो ये चारों तरफ से घिरने की वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट हार गए हैं। बाकी करंट सिचुएशन के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प जरूर करिए। हैव अ ग्रेट डे। गुड